नमस्कार साथियों, रंगी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम हमारा राजस्थान कक्षा 10 के तहत राजस्थान का इतिहास पाठ नंबर 12 का साथियों अपने अध्ययन करेंगे। और पाठ नंबर 12 के अंदर आज हम जयपुर का जो कछवा वंश था उनसे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य, जानकारी, युद्ध, उपलब्धियां बनती है वो आपको सब में बताने का प्रयास करूंगा, जैसा कि हमारा राजस्थान कक्षा 10 पुस्तक के अंदर वर्णित है। साथियों, आज के चैप्टर के अंदर मुख्य तौर पे हम बारमल है, वहां के राजा भगवान दास है, मान सिंह है और सवाई जय सिंह है। इसके अलावा अन्य जो महत्वपूर्ण राजा हैं जो किताब के अंदर दिए गए हैं उनसे संबंधित क्या है कि आज अपना पूरा साथियों उन पर फोकस डालेंगे। आशा है कि आज का वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगा। चलो साथियों, आज की क्लास को शुरू करते हैं, जिसका शीर्षक है आमेर का कछवा वंश या जयपुर का कछवा वंश। साथियों, आमेर का जो कछवा वंश है वो अपनी उत्पत्ति है वो अयोध्या के जो राजा राम थे उनके जो पुत्र थे उनसे मानते हैं। यानी किनसे मानते हैं? अयोध्या के राजा राम के जो पुत्र कुश थे उनसे क्या है कि ये अपनी उत्पत्ति या अपना संबंध है वो उनसे जोड़ते हैं। उसके बाद में क्या है कि सूर्यमल मिश्र ये कहते हैं कि कुरुम नामक करके एक रघुवंशी शासक हुए थे और उनकी संतान होने के कारण ये अपने आप को कुरुम वंशीय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कुरुम में वंशीय, कुरुम में वंशीय। यानी कुरुम राजा की संतान होने के कारण जो कि रघुवंशी शासक थे उनसे भी ये अपना संबंध जोड़ के ये कहते हैं कि हम कुरुम वंशीय शासक हैं या कुरुम वंशीय हैं। और बाद में क्या है कि साधारण भाषा के अंदर इनको धीरे धीरे करके कछवा कहा जाने लगा। यानी क्या कहा जाने लगा? कछवा। और कछवा से पहले ये क्या कहलाते? कुरुम वंशीय। साथ ही उसके बाद में क्या हुआ कि डोडार राज्य के अंदर जब इन्होंने अपना राज्य स्थापित किया तो उस वक्त क्या है कि वहां पर मीणाओं का और बड़गुजरों का शासन था। तो मीणाओं और बड़गुजरों को इन्होंने क्या है कि वहां संघर्ष किया और अपना राज्य स्थापित किया। सबसे पहले जो उन्होंने अपनी जो राजधानी बनाई डोडार प्रदेश की, वो राजधानी का नाम है दौसा। क्या नाम है? दौसा। दौसा को इन्होंने क्या है कि डोडार प्रदेश की प्रथम राजधानी बनाई। और ये आरंभ में क्या है कि जो चौहान थे उनके सामंत थे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चौहानों की ये सामंत थे शुरुआत अवस्था के अंदर। उसके बाद में क्या हुआ कि 1137 ईस्वी के अंदर, कब? 1137 ईस्वी के अंदर इनके एक बहुत ही महत्वपूर्ण शासक थे जिनका नाम था दुल्हे राय। क्या नाम था? दुल्हे राय। दुल्हे राय। यानी 1137 ईस्वी के अंदर कछवा वंश के बहुत ही महत्वपूर्ण शासक दुल्हा राय ने बड़गुजरों को हराया और ढूंढाड़ प्रदेश के अंदर अपना नया राज्य वो स्थापित किया। याद रखना, क्या है? 1137। राजा का नाम क्या है? दुल्हा राय। और किनको हराया? बड़गुजरों को हराया। और बड़गुजरों को हरा करके इन्होंने क्या है कि ढूंढाड़ प्रदेश के अंदर अपना राज्य है वो स्थापित किया। उसके बाद में दुल्हा राय ने जमुआ रामगढ़ के अंदर मीणाओं को हराया। यानी जमुआ रामगढ़ के अंदर इसी राजा ने क्या है कि मीणाओं को हराया और इसे अपनी राजधानी बनाया। किनको राजधानी बनाया? जमुआ रामगढ़ को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया। और उसके बाद में 1207 ईस्वी के अंदर, कब? 1207 ईस्वी के अंदर इसी वंश के एक प्रतापी शासक और थे, उनका नाम है कोकिल देव। क्या नाम है? कोकिल देव। कोकिल देव ने क्या है कि आमेर में मीणाओं को हराया और उसे अपनी राजधानी बनाया। किसने? कोकिल देव। कोकिल देव ने क्या है कि जमुआ रामगढ़ के आमेर के अंदर मीणाओं को हराया और आमेर को अपनी राजधानी है वो बनाया। अब साथियों क्या है कि महत्वपूर्ण शासकों की कड़ी के अंदर कछवा वंश के जो शासक रहे हैं और जो भारतीय इतिहास और राजस्थान के इतिहास के अंदर महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं उनसे संबंधित हम क्या है कि एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले महत्वपूर्ण कछवा वंश के शासकों में जिस शासक का नाम आता है वो है बारमल। क्या नाम है? बारमल। साथियों, बारमल भारतीय इतिहास के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण शासक रहे हैं। और बारमल का जो शासनकाल है वो 1547 ईस्वी से लेकर के 1573 ईस्वी तक का माना जाता है।
यानी बारमल का शासनकाल 1547 से लेकर के 1573 ईस्वी तक का माना जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है बारमल से संबंधित कि बारमल कछवाहा वंश के सर्वप्रथम वो शासक हैं जिन्होंने क्या है कि अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। याद रखना साथियों, मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला कछवाहा वंश का प्रथम शासक कौन था? तो हम किनका नाम बताएंगे? बारमल का। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही बनता है अधीनता। फर्स्ट राजा जिसने क्या है कि मुगल वंश की अधीनता है वो स्वीकार की। ठीक है, एक नंबर पॉइंट हमारा क्या बन गया? एक नंबर पॉइंट ये कहता है कि बारमल वो प्रथम राजा है इसके कछवाहा वंश के जिन्होंने क्या है कि अकबर की अधीनता स्वीकार की या मुगलों की अधीनता है वो स्वीकार की। 1562 ईस्वी के अंदर क्या हुआ कि 1562 ईस्वी के अंदर एक बहुत ही क्रांतिकारी इन्होंने क्या कदम उठाया और अपनी पुत्री हरखाबाई, क्या नाम है? हरखाबाई। हरखाबाई की शादी है वो क्या है कि अकबर के साथ में कर देते हैं। कहा? आमेर के अंदर, सॉरी आमेर के अंदर नहीं, सांबर के अंदर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों। 1562 के अंदर क्या है कि हरखाबाई की शादी है वो इनके अकबर के साथ में हो जाती है सांबर के अंदर। और हरखाबाई का एक नाम और भी है, इसको मरियम उजमानी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मरियम उजमानी। दोबारा देख लेते हैं साथियों, क्या है कि पहला पॉइंट क्या था बारमल से संबंधित ये है कि मुगल वंश की अधीनता स्वीकार करने वाला प्रथम कछवाहा शासक। दूसरा, उन्होंने क्या है कि 1562 ईस्वी के अंदर अपनी पुत्री हरखाबाई जिसको मरियम उजमानी भी कहते हैं अकबर के साथ में जो सांबर है वहां इनकी क्या है कि ये शादी कर देते हैं। और उसके बाद में क्या है कि अकबर और हरखाबाई के एक पुत्र हुआ था, उस पुत्र का नाम है साथियों जहांगीर, जो बाद में क्या है कि दिल्ली मुगल वंश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण बादशाह रह चुके हैं। तो हरखाबाई के पुत्र का नाम क्या था? जहांगीर। उसके बाद में क्या हुआ कि 1562 ईस्वी के अंदर ही इनके पुत्र थे भगवान दास। बारमल के पुत्र का नाम क्या है? भगवान दास। और भगवान दास के पुत्र का नाम है मान सिंह। इन्होंने क्या है कि 1562 ईस्वी के अंदर इन तीनों ने क्या है कि मुगल अधीनता है वो स्वीकार कर ली। दोबारा देख लेते हैं साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। बारमल का शासन कब से कब तक? 1547 से लेकर 1573 ईस्वी तक। भगवान दास के पुत्र का बारमल के पुत्र का नाम क्या था? भगवान दास, जिन्होंने मुगल अधीनता स्वीकार की। उसके बाद में भगवान दास के पुत्र का नाम क्या है? मान सिंह। उन्होंने भी क्या है कि मुगल अधीनता स्वीकार की। कब की? 1562 ईस्वी के अंदर। बारमल वो प्रथम राजा जिन्होंने क्या है कि अकबर की अधीनता स्वीकार की या मुगल वंश की अधीनता स्वीकार की। 1562 ईस्वी के अंदर बारमल ने अपनी पुत्री हरखाबाई जिसको मरियम उजमानी कहते हैं अकबर के साथ में सांबर के अंदर शादी की। अकबर और इसी हरखाबाई से एक संतान उत्पन्न हुई थी जो बाद में भारत का बादशाह बना था दिल्ली की ओर से, उसका नाम था जहांगीर। क्या नाम था? जहांगीर। उसके बाद में आगे वाले जो शासक है साथियों वो भी क्या है कि कछवाहा वंश में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। और इन्होंने भी क्या है कि भारत की इतिहास को बहुत प्रभावित किया था। उस शासक का नाम है भगवान दास। क्या नाम है? भगवान दास। और भगवान दास का जो शासनकाल है वो 1573 से लेकर 1579 ईस्वी तक 1579 ईस्वी तक है वो माना जाता है। भगवान दास का शासनकाल कब से? 1573 से लेकर 1579 ईस्वी तक का जो शासनकाल है वो क्या है कि माना जाता है। और ये 1573 के अंदर क्या है कि आमेर के राजा बने और इन्होंने एक युद्ध हुआ था सरनल का युद्ध। सरनल के युद्ध के अंदर इन्होंने क्या है कि बहुत ही वीरता का परिचय दिया था और इनको क्या है 7 वर्ष तक पंजाब का सूबेदार भी बनाया गया था। यानी ये 7 वर्ष तक क्या है कि पंजाब के सूबेदार भी रहे। और भगवान दास। उसके बाद में क्या हुआ कि 1585 ईस्वी के अंदर
इन्होंने अपनी पुत्री मानबाई का विवाह 1585 ईस्वी में क्या हुआ कि इनकी पुत्री का नाम था मानबाई। 1585 ईस्वी के अंदर क्या हुआ कि 1585 में इन पुत्री मानबाई का विवाह वो जहांगीर से कर देते हैं। किन से कर देते हैं? जहांगीर से। यानी 1585 में यही भगवान दास अपनी पुत्री मानबाई का विवाह है वो जहांगीर से कर देते हैं और जहांगीर और मानबाई से एक संतान उत्पन्न होती है जिसको खुसरो कहा जाता है। उस संतान का नाम क्या है? खुसरो। क्या नाम है? खुसरो। उसके बाद में क्या हुआ कि भगवान दास की 1589 के अंदर लाहौर के अंदर मृत्यु हो जाती है। कहां? लाहौर के अंदर 1589 के अंदर ये वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, इनकी मृत्यु हो जाती है। दोबारा देख लेते हैं, भगवान दास 1573 से लेकर 1589 ईस्वी तक और 1585 में अपनी पुत्री क्या है कि मानबाई की शादी वो जहांगीर से कर देते हैं। जहांगीर में मानबाई की एक संतान उत्पन्न होती है, उसका नाम है खुसरो। और इनको क्या है कि 7 वर्ष तक पंजाब में सूबेदार बनाया जाता है। सरनल के युद्ध में ये वीरता दिखाते हैं और 1589 ईस्वी के अंदर ये क्या है कि लाहौर में इनकी डेथ है वो हो जाती है। कहां डेथ हो जाती है इनकी? लाहौर के अंदर। कहां? लाहौर के अंदर। आगे बढ़े शासक का नाम है साथियों राजा मानसिंह। राजा मानसिंह है वो भारतीय इतिहास के साथ साथ राजस्थान के इतिहास के अंदर भी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इनका जो शासनकाल है वो 1589 से लेकर 1614 ईस्वी तक का माना जाता है। जब ये 12 वर्ष के थे तभी क्या है ये मुगल जो साम्राज्य था या मुगलों की सेवा के अंदर ये चले गए थे और इन्होंने 2 बादशाहों की सेवा की। कितने बादशाहों की? 2। और वो 2 बादशाह कौन थे? अकबर व जहांगीर। अकबर व जहांगीर। यानी इन्होंने 2 बादशाहों के साथ में काम किया और वो 2 बादशाह कौन कौन से हैं? अकबर व जहांगीर। और उसके बाद में रणथंभौर अभियान हुआ था 1569 ईस्वी के अंदर। 1569 ईस्वी में रणथंभौर अभियान। रणथंभौर अभियान हुआ। उसने क्या है कि सुरजनहाड़ा जो राजा थे, सुरजनहाड़ा, उनको क्या है कि मुगल अधीनता स्वीकार करने में इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। रणथंभौर अभियान कब? 1569 को। और मुगल अधीनता स्वीकार कराने के लिए सुरजनहाड़ा को इन्होंने क्या है कि बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उसके बाद में जब गुजरात अभियान शुरू हुआ उस वक्त ये क्या है कि महाराणा प्रताप के पास में संधि का प्रस्ताव लेकर के गए थे और जिसको क्या है कि महाराणा प्रताप ने अस्वीकार कर दिया था। उसके बाद में 1576 ईस्वी के अंदर जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ तो मुगल सेना का नेतृत्व मानसिंह ने किया था। मुगल सेना का हल्दी घाटी के युद्ध में नेतृत्व किसने किया? मानसिंह ने ही इनका नेतृत्व किया था। और अकबर ने क्या है कि इनसे प्रसन्न होकर के खुश अकबर ने क्या है कि इनको एक उपाधि दी थी, फरजंद की उपाधि। किसकी उपाधि? फरजंद। फरजंद का मतलब होता है साथियों बेटा। ये उपाधि किसने दी? अकबर ने। यानी राजा मानसिंह को फरजंद की उपाधि दी थी। इनसे खुश होकर के फरजंद का अर्थ होता है बेटा, और ये दी थी अकबर ने। और इनको 7,000 मनसब यानी 7,000 क्या है कि का मनसब इनको बनाया गया था। और इसके साथ साथ 1589 के अंदर 1589 के अंदर इनको बिहार का सूबेदार बनाया गया। बिहार का सूबेदार बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। राजस्थान की प्रतियोगिता प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है कि इनको बिहार का सूबेदार कब बनाया गया था। तो बिहार का सूबेदार वो मानसिंह को 1589 ईस्वी के अंदर बनाया गया। और उसके बाद में क्या है कि ये आमेर के शासक बने थे 1589 ईस्वी के अंदर। यानी 1589 के अंदर क्या है कि ये आमेर के शासक वो बन जाते हैं। आमेर के शासक यानी 1589 के अंदर इनको बिहार का सूबेदार बनाया जाता है और 1589 के अंदर क्या है कि ये आमेर के शासक है वो बन जाते हैं। उसके बाद में 1592 को क्या हुआ? 1592 ईस्वी को ये उड़ीसा को जीत करके, उड़ीसा जो राज्य था
दक्षिण के अंदर उड़ीसा को जीत करके ये मुगल साम्राज्य के अंदर मिला लेते हैं। कब? 1592 ईस्वी के अंदर। 1592 में उड़ीसा को जीत करके ये मुगल साम्राज्य में मिला लेते हैं। और उसके बाद में 1614 ईस्वी यानी 1614 ईस्वी के अंदर इनकी डेथ हो जाती है। कहां? इलीसपुर के अंदर। इलीसपुर में इनकी डेथ हो जाती है। साथियों दोबारा देख लेते हैं। 1569 में रणथंभौर अभियान, किसको? सुरजनहाड़ा को मुगल अधीनता स्वीकार कराने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। अकबर ने इनको फरजंद की उपाधि दी। फरजंद का मतलब बेटा होता है। बिहार का ये सूबेदार 1589 में रहे और साथ में आमेर के राजा भी बने। और 1592 में क्या है कि इन्होंने उड़ीसा को विजित किया और मुगल साम्राज्य में मिलाया। और 1614 ईस्वी के अंदर इलीसपुर के अंदर इनकी डेथ हो जाती है। और साथियों इनकी रानी थी कंकावती। रानी का नाम क्या है? कंकावती। कंकावती ने क्या किया कि अपने जो पुत्र था जगत सिंह, उसकी याद के अंदर जगत शिरोमणि मंदिर बनाया। जगत शिरोमणि मंदिर अपने पुत्र जगत सिंह की याद के अंदर इनकी महारानी थी कंकावती, उन्होंने मंदिर का निर्माण करवाया। और इनके दरबार के अंदर उसके साथ में इनके समय के अंदर 2-3 बहुत बड़े बड़े विद्वान भी थे। और इन विद्वानों ने क्या है कि इनसे संबंधित है वो किताबें भी लिखी। जैसे एक का नाम है मुरारी दान। एक विद्वान का नाम क्या है? मुरारी दान। और मुरारी दान ने किताब लिखी थी, उसका नाम है मान प्रकाश। दूसरे जो विद्वान थे उनका नाम है जगन्नाथ। क्या नाम है? जगन्नाथ। और जगन्नाथ ने जो किताब लिखी उसका नाम है मानसिंह कीर्ति मुक्तावली। मानसिंह कीर्ति मुक्तावली। यानी उनके समय बहुत ही महत्वपूर्ण दो विद्वान थे, मुरारीदान और जगन्नाथ। मुरारीदान ने जो किताब लिखी इनसे संबंधित उनका नाम है मान प्रकाश। और जगन्नाथ ने जो किताब लिखी उस किताब का नाम है मानसिंह कीर्ति मुक्तावली। आगे वाले जो राजा साथियों वो बहुत ही महत्वपूर्ण शासक है, उनका नाम है मिर्जा राजा जयसिंह। क्या नाम है राजा का? मिर्जा राजा जयसिंह। मिर्जा राजा जयसिंह। और मिर्जा राजा जयसिंह का जो शासनकाल है वो 1621 से लेकर के 1667 ईस्वी माना जाता है। यानी मिर्जा राजा जयसिंह का जो शासनकाल है वो 1621 से लेकर के 1667 ईस्वी का माना जाता है। और जब ये राजा बने उस वक्त इनकी एज थी 11 वर्ष। यानी ये 11 वर्ष के अंदर ही राजा क्या है कि बढ़ जाते हैं। और इन्होंने क्या है कि मुख्य रूप से 3 मुगल बादशाहों की सेवा की। यानी इनके समय में 3 मुगल बादशाह रहे और वो थे जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। कौन थे? जहांगीर, शाहजहां और तीसरे कौन थे? औरंगजेब। यानी 3 बादशाहों के साथ में मिर्जा राजा जयसिंह ने क्या है काम किया। कौन कौन? जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। और मलिक अंबर के विरुद्ध इनको दक्षिण में भेजा गया था 1623 के अंदर। यानी 1623 में इनको दक्षिणी भारत है वो भेजा गया मलिक अंबर के विरुद्ध में। और उसके बाद में क्या हुआ? उज्बेकों का जो विद्रोह हुआ था उनको दबाने के लिए 1629 के अंदर थे। 1629 उज्बेकों का विद्रोह को दबाने के लिए। और उसके बाद में क्या हुआ कि उज्बेकों के बाद में 1630 ईस्वी के अंदर 1630 ईस्वी के अंदर खान ए जहां लोधी, खान ए जहां लोधी का विद्रोह इन्होंने क्या है कि दबाया। 1630 में इन्होंने क्या किया? खान ए जहां थे इनके विद्रोह को इन्होंने दबाया। और उसके बाद में 1633
1636 ईस्वी के अंदर क्या है कि इनको बीजापुर व गोलकुंडा अभियान में भेजा गया। कब है? 1636 ईस्वी के अंदर बीजापुर व गोलकुंडा अभियान पर इनको भेजा गया। और उसके बाद में क्या हुआ कि 1637 ईस्वी के अंदर 1637 ईस्वी के अंदर इनको कंधार भेजा गया। कंधार 1637 में कंधार भेजा गया, मिर्जा राजा की उपाधि देकर। मिर्जा राजा की उपाधि दी गई थी उस वक्त, मिर्जा राजा की उपाधि देकर। ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ कि 1658 के अंदर 1658 ईस्वी के अंदर क्या हुआ कि इन्होंने सूजा को हराया। बहादुरपुर का जो युद्ध हुआ था, बहादुरपुर के युद्ध के अंदर इन्होंने सूजा को हराया। तो 1658 में बहादुरपुर का जो युद्ध हुआ उसमें इन्होंने क्या है कि सूजा को हराया। और उसके बाद में क्या हुआ 1665 ईस्वी, साथी बहुत ही महत्वपूर्ण है, 1665 ईस्वी के अंदर इन्होंने क्या है कि पुरंदर की संधि की। कौन सी संधि की? पुरंदर की संधि। और ये पुरंदर की जो संधि है वो शिवाजी व जयसिंह के मध्य हुई। शिवाजी व जयसिंह बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़े हैं साथियों। राजस्थान की प्रतियोगिता परीक्षाओं में कूटवाड़े जो प्रश्न होते हैं इनके अंदर अक्सर क्या है कि इस प्रकार का पूछ दिया जाता है। हम दोबारा देखते हैं। मिर्जा राजा जयसिंह क्या है कि 11 वर्ष के अंदर ये शासक बन जाते हैं और इनका जो शासनकाल है वो 1621 से लेकर 1667 ईस्वी तक का माना जाता है। और इन्होंने मुख्य रूप से 3 मुगल जो बादशाह थे उनकी सेवा की। और वो मुगल बादशाह कौन कौन थे? जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। उसके बाद में क्या हुआ कि 1623 ईस्वी के अंदर इनको दक्षिण भारत के अंदर अभियान पर भेजा गया। 1629 में अंदर इनको उज्बेकों का जो विद्रोह हो गया था उनको दबाने के लिए भेजा गया। 1630 ईस्वी में खान ए जहां लोधी ने विद्रोह कर दिया था, उनको दबाने के लिए भेजा गया। और 1636 ईस्वी के अंदर बीजापुर में गोलकुंडा का जो अभियान था वहां इनको भेजा गया। 1637 ईस्वी के अंदर मिर्जा राजा जयसिंह को कंधार भेजा गया, जहां क्या है कि उस वक्त इनको क्या है कि मिर्जा राजा की उपाधि दे दी गई थी। और उसके बाद में 1658 ईस्वी के अंदर बहादुरपुर का जो युद्ध हुआ था उसके अंदर क्या है कि इन्होंने सूजा को हराया था। और सबसे महत्वपूर्ण साथियों ये है कि 1665 ईस्वी के अंदर जो पुरंदर की जो संधि हुई थी, तब 1665 ईस्वी में पुरंदर की जो संधि हुई थी वो उन्होंने की। किनके साथ में? शिवाजी के साथ में। अक्सर प्रश्न आता है कि पुरंदर की संधि कब हुई? तो पुरंदर की संधि कब हुई थी? 1665 ईस्वी के अंदर। किनके बीच में? शिवाजी व जयसिंह के बीच में पुरंदर की संधि है वो हुई। और इनके दरबार के अंदर एक बहुत बड़े कवि रहते थे, उनका नाम था साथियों बिहारी। क्या नाम था? बिहारी। और बिहारी ने एक किताब लिख करके ही अमरता वो प्राप्त कर ली इस विश्व के अंदर। और इस बुक का नाम है, क्या नाम है? बिहारी सतसई। बिहारी सतसई। सतसई के दोयरे जो नावे के तीर, देखर में छुटा लगे घाव करे गंभीर। बहुत ही महत्वपूर्ण साथियों रचना है, ग्रंथ है बिहारी सतसई, जो क्या है कि किसने लिखी? बिहारी ने। और बिहारी किनके दरबार में रहते थे? बिहारी रहते थे साथियों मिर्जा राजा जयसिंह के दरबार में। किनके दरबार में? मिर्जा राजा जयसिंह के दरबार में रहते थे बिहारी। अब आगे वाले जो शासक हैं वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान क्या है कि भारतीय इतिहास के अंदर और राजस्थान की हिस्ट्री के अंदर रखते हैं। और उस शासक के बिना तो जो कछुआ वंश है वो साथियों इतिहास बताना अधूरा ही है। तो उस शासक का नाम है सवाई जयसिंह। क्या नाम है? सवाई जयसिंह। और सवाई जयसिंह का जो कार्यकाल है वो माना जाता है 1700 से लेके 1743 ईस्वी का। 1700 से लेके 1743 ईस्वी का माना जाता है। और इनका जो जन्म है वो 3 दिसंबर और 3 दिसंबर 1688 ईस्वी को
इनका जन्म है वो माना 3 दिसंबर 1688 को इनका जन्म है वो माना जाता है। और जो सवाई की जो उपाधि है बहुत ही महत्वपूर्ण साथियों, सवाई की जो उपाधि है सवाई जयसिंह को वो औरंगजेब ने दी थी। किसने दी? औरंगजेब ने। यानी सवाई की उपाधि किस मुगल बादशाह ने दी थी सवाई जयसिंह को? तो सवाई की जो उपाधि है वो क्या है कि औरंगजेब ने दी थी। और उसी समय क्या है कि और जब ये सवाई की उपाधि मिली थी सवाई जयसिंह को, उसी समय से जयपुर के राजा जो आगे जो जितने भी राजा बने सबने क्या है कि अपने नाम के आगे सवाई लगाना शुरू कर दिया। और उसी से क्या है कि सवाई आगे से आगे जुड़ता गया। तो सवाई की उपाधि किस मुगल बादशाह ने दी? तो सवाई की उपाधि है वो औरंगजेब ने क्या है कि उनको दी थी। उसके बाद में क्या हुआ कि बहादुर शाह जो फर्स्ट, जिनको मुअज्जम भी कहते हैं, उन्होंने क्या हुआ कि इनकी जगह और विजय सिंह को क्या है कि जयपुर का राजा है वो बना दिया। किनको बना दिया? विजय सिंह को जयपुर का राजा वो बना दिया। वह जयपुर का नाम रख करके मोमिनाबाद कर दिया। क्या कर दिया इन्होंने? मोमिनाबाद। मोमिनाबाद ये किसने किया? बहादुर शाह फर्स्ट ने। यानी जयपुर का नाम बदल कर क्या कर दिया? मोमिनाबाद कर दिया। किसने? बहादुर शाह फर्स्ट ने। और जयपुर का राजा इनकी जगह किनको बना दिया गया? विजय सिंह को इनकी जगह क्या है कि जयपुर का राजा बना दिया गया। लेकिन क्या है कि मेवाड़ राज्य की सहायता देकर के ये पुनः क्या है कि अपना राज्य है वो प्राप्त कर लेते हैं और जयपुर की संस्था का वो बढ़ जाते हैं। उसके बाद में क्या हुआ कि फिरोजशाह ने 1713 ईस्वी के अंदर मालवा का सूबेदार बनाया। यानी 1713 में ये मालवा के सूबेदार है वो बने। मालवा के सूबेदार कब है? 1713 ईस्वी के अंदर क्या है कि मालवा के सूबेदार बन जाते हैं। और उसके बाद में क्या साथियों, इनके प्रयासों से एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था जिन्हों कहते हैं ओरडा सम्मेलन। क्या नाम है? ओरडा ओरडा सम्मेलन। और ये जो ओरडा सम्मेलन है ये हुआ था 17 जुलाई 1734 को। 17 जुलाई 1734 को ये सवाई जयसिंह के प्रयासों से हुआ साथियों। 17 जुलाई 1734 को ओरडा सम्मेलन। और ये जो ओरडा सम्मेलन है ये किस लिए हुआ? ये इसलिए हुआ कि मराठों का संगठित रूप से मुकाबला किया जाए, क्योंकि उस वक्त मराठे बहुत ताकतवर हो गए थे और वे राजस्थान जो राजपुताना था उनकी जो रियासतें थी उन पर वो अटैक किया करते थे, बार बार अटैक किया करते थे। तो उनसे परेशान होकर के सवाई जयसिंह ने क्या है कि ओरडा सम्मेलन बनाया और मराठों का, जिससे क्या है कि मराठों का संगठित रूप से इनका क्या है कि मुकाबला हम लोग है वो कर सकें। उसके बाद में क्या हुआ कि 1729 के अंदर 1729 ईस्वी के अंदर इन्होंने बूंदी का जो 1729 में क्या हुआ कि बूंदी का जो मामला था उसके अंदर इन्होंने क्या है कि हस्तक्षेप किया। और उसके बाद में क्या हुआ, जिससे मराठों की राजस्थान की राजनीति में हस्तक्षेप करने का मौका है वो मिल गया। और इनकी जो मृत्यु है वो 1743 ईस्वी के अंदर हुई। 1743 ईस्वी के अंदर इनकी डेथ है वो हो जाती है। कब? 1743 ईस्वी के अंदर इनकी मृत्यु है वो हो जाती है। इससे पहले ये 1729 के अंदर बूंदी का जो प्रशासन था, जो शासन था, उनके अंदर हस्तक्षेप करते हैं, जिससे क्या है कि मराठे भी उसके अंदर, मराठों को भी राजस्थान की राजनीति में प्रवेश करने का मौका मिल जाते हैं। और 1743 ईस्वी के अंदर इनकी डेथ है वो हो जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि सवाई जयसिंह ने 7 बादशाहों का शासन देखा था। कितने बादशाहों का? 7। बहुत ही महत्वपूर्ण साथियों, 7 बादशाहों का शासन, बादशाहों का शासन देखने वाले एकमात्र ऐसे राजा है राजस्थान के जिन्होंने लगभग 7 मुगल बादशाहों का शासन देखा। वो शासक कौन थे? वो थे सवाई जयसिंह। उसके बाद में इन्होंने क्या हुआ कि 1725 ईस्वी के अंदर 1725 ईस्वी के अंदर एक नक्षत्रों की सारणी बनाई जिनको जीज मोहम्मद शाही कहा जाता है। जीज मोहम्मद शाही।
यानी नक्षत्रों को, ग्रहों को, उनको जांच करने के लिए, उनका सही अनुमान करने के लिए स्वाई जयसिंह ने 1725 के अंदर एक सारणी बनाई, जिनको उन्होंने क्या नाम दिया, जीत मोहम्मद शाह इन्होंने इनका नाम दिया। और एक किताब भी लिखी, उस किताब का नाम है जयसिंह कारिका, यानी एक ग्रंथ लिखा, उसका नाम क्या है, जयसिंह कारिका। यानी जयसिंह कारिका नाम करके उन्होंने ज्योतिष से संबंधित क्या है कि एक ग्रंथ लिखा, और अपने क्या है कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण बुद्धि का इन्होंने क्या है कि लोगों को लोहा बनाया और बताया कि इस प्रकार ये ग्रंथ भी लिख सकते हैं। उस किताब का नाम है जयसिंह कारिका। उसके बाद में साथियों सभी को पता ही है कि इन्होंने क्या है कि 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था, जिनमें जयपुर की जो वेधशाला थी वो सबसे बड़ी थी, यानी अंतरिक्ष और नक्षत्रों का अध्ययन करने के लिए राजस्थान के अंदर और राजस्थान से बाहर के शहरों के अंदर सवाई जयसिंह ने 5 वेधशालाओं का निर्माण कराया। और वो 5 वेधशालाएं कौन कौन सी थी वो हम क्या है कि एक एक करके देख लेते हैं। और उन 5 वेधशालाओं के अंदर सबसे बड़ी जो वेधशाला थी वो राजस्थान की थी। कहाँ की थी, राजस्थान के अंदर जो जयपुर में थी वहां थी। तो एक एक करके अपने देख लेते हैं। 1 नंबर वाले का नाम है जयपुर, 2 नंबर दिल्ली, 3 नंबर बनारस, 4 नंबर उज्जैन और 5 नंबर, 1 नंबर जयपुर हो गया, 2 नंबर दिल्ली, 3 नंबर उज्जैन, 4 नंबर बनारस और 5 नंबर है मथुरा। बहुत ही महत्वपूर्ण वेधशाला है साथियों, जो कि सवाई जयसिंह ने बनाई थी। और सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ी जो वेधशाला है वो है जयपुर की वेधशाला। कौन सी वेधशाला है, जयपुर की वेधशाला। दोबारा देख लेते हैं, जयपुर, दिल्ली, बनारस, उज्जैन और मथुरा, इस प्रकार करके 5 वेधशालाओं का सवाई जयसिंह ने क्या है कि निर्माण कराया था। और उसके बाद में क्या हुआ कि जो जयपुर वाली जो वेधशाला है, जो सबसे बड़ी है, इनका नाम इनको क्या है कि जंतर मंतर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जंतर मंत्र। यानी जयपुर वाली वेधशाला को क्या कहते हैं, तो जयपुर वाली वेधशाला को जंतर मंत्र भी कहा जाता है। और उसके बाद में जुलाई 2010 के अंदर, यानी जंतर मंत्र को जुलाई 2010 के अंदर विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया। विश्व धरोहर सूची के अंदर इसको शामिल कर लिया गया। यानी जो 5 वेधशालाएं हैं उनके अंदर जयपुर वाली जो जंतर मंतर वेधशाला है उसको क्या है कि 2010 जुलाई 20 को विश्व धरोहर सूची के अंदर इनको शामिल है वो कर लिया गया। उसके बाद में साथियों इन्होंने 1727 ईस्वी के अंदर, बहुत ही महत्वपूर्ण है, 1727 ईस्वी के अंदर जयपुर की स्थापना की। किसकी स्थापना की, जयपुर की। और इनके जो डिजाइनर थे, जिनको वास्तुकार कहते हैं, उनका नाम है विद्याधर भट्टाचार्य। विद्याधर भट्टाचार्य बहुत ही महत्वपूर्ण साथियों। जयपुर की स्थापना कब हुई, जयपुर की स्थापना 1727 के अंदर हुई। और जयपुर के संस्थापक किसे माना जाता है, सवाई जयसिंह को। और इसके डिजाइनर या वास्तुकार कौन थे, उनके नाम था विद्याधर भट्टाचार्य। क्या नाम था, विद्याधर भट्टाचार्य। और सवाई जयसिंह अंतिम ऐसे हिंदू राजा थे जिन्होंने क्या है कि अश्वमेध यज्ञ किया था साथियों। अंतिम भारत के हिंदू राजा जिसने क्या है कि अश्वमेध यज्ञ किया, उस राजा का नाम क्या है, सवाई जयसिंह। और 1734 ईस्वी के अंदर एक और है, 1734 ईस्वी क्या किया इन्होंने, नाहरगढ़ का किला बनाया। यानी 1734 ईस्वी के अंदर नाहरगढ़ के किले का निर्माण करवाया। और जो जयगढ़ जो दुर्ग था वहां इन्होंने एक तोप लगाई, उसका नाम है जयबाण तोप। यानी जयगढ़ किले के अंदर एक तोप रखी, उस तोप का नाम क्या है, जयबाण तोप। और उसके साथ साथ में ये पहले ऐसे राजपूत राजा थे जिन्होंने क्या है कि सती प्रथा को रोकने हेतु प्रयास किए और विधवा विवाह को मान्यता हेतु कानून बनाए, नियम बनाए साथियों। बहुत ही महत्वपूर्ण है, राजस्थान के प्रथम ऐसे राजपूत राजा जिन्होंने क्या है कि विधवा विवाह को मान्यता हेतु नियम बनाए और साथ में क्या है कि सती प्रथा को रोकने हेतु प्रयास किया। इन्होंने मुख्य रूप से 2-3 महलों का भी निर्माण कराया था, जैसे जल महल है, रानी सिसोदी रानी का महल है, चंद्र महल है,
इस प्रकार इन्होंने क्या है कि कुछ महलों का भी निर्माण कराया था साथियों। बहुत ही महत्वपूर्ण राजस्थान के शासक सवाई जयसिंह, और इनके बाद से क्या है कि राजस्थान के जितने भी राजा थे वो सवाई लगाने लग गए, और इन्होंने एकमात्र ऐसे हिंदू राजा, अंतिम हिंदू राजा राजस्थान के जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया, विधवा विवाह को इन्होंने प्रोत्साहित, नियम बनाए, और सती प्रथा को रोकने के लिए इन्होंने कानून बनाए, और 5 वेधशालाएं बनाई, और जयपुर की स्थापना की 1727 ईस्वी के अंदर, और 1734 ईस्वी के अंदर नाहरगढ़ का किले का निर्माण कराया, और जयबाण जयगढ़ दुर्ग के निर्माण तोप लगाई, कुछ महलों का भी निर्माण कराया। तो साथियों सवाई जयसिंह है वो बहुत ही महत्वपूर्ण शासक बन जाते हैं। तो ये था साथियों जयपुर का जो कच्चा वंश था, इनसे महत्वपूर्ण जितने भी जानकारी, तथ्य, नॉलेज या जितने भी क्या है कि इनसे संबंधित जो ज्ञान था वो हमारा राजस्थान कक्षा 10 के अंदर जितना बताया हुआ मैंने आपको पूरा बताने का प्रयास किया है। आशा है आज का वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगा। इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद।